एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के स्पीकर शपथ लेते हैं। बिल्कुल नहीं लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर की वही शपथ है जो वो ले चुके होते हैं ऑलरेडी। शपथ होती नहीं लोकसभा के स्पीकर की। अब एक्सक्लूसिव पावर्स राज्यसभा की क्या है और एक्सक्लूसिव पावर्स लोकसभा की क्या है, ये कंपैरिजन देख लेते हैं। तो आपके प्री में इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इसकी सहायता से कुछ आप लिख पाएंगे। यूपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बात कर लेते हैं। इसमें सारे आर्टिकल आपको ध्यान नहीं देना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आपको 3-4 आर्टिकल ध्यान देना है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का अनुमोदन प्रावधान करता है? बिल्कुल नहीं करता। यह अनुच्छेद 108 में दिया है। 109 में धन विधेयक की प्रस्तुतिकरण की शर्तें बताई गई है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यूपीपीसीएस 2026 के विशेष सत्र में, जिसका इस दृष्टि आईएएस के प्लेटफॉर्म पर विशेष इसकी शुरुआत करी गई है। तो टारगेट यूपीपीसीएस 2026 विजय पथ सीरीज, इसका हम फेज 1 अभी कर रहे हैं। इस फेज 1 में हम एक कंप्लीट फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे इन क्लासेस के थ्रू आप प्रीलिम्स वाले जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, या थोड़ी बहुत जो भी हम हेल्प कर पाएँ आपके इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने के लिए, आप वो हम कर पाएँ। उसके बाद हम एक फेज 2 में क्विक सिलेबस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन होगा और फाइनल फेज में एक लाइव मैराथन क्लास होगी, जिसमें आपका टोटल पूरा एंटायर सिलेबस इन टोटलिटी इंटायरिटी में हम इसको दोबारा से रिवीजन कर देंगे अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, तो विजय पथ सीरीज का ये नेक्स्ट जो सेशन है आपका, उस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लेकर, यानी संसद और विधानमंडल को लेकर बातचीत करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेद हैं, क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो लगातार पूर्व के प्रश्न पत्रों में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। तो हम इसको उस पर फोकस करेंगे so that you can have a better idea about and clarity as well about the examination, what the trends are, what are the articles important for the examination, prelims, UPPCS, the last year questions. We will have a trend analysis, okay, and we will try to provide some basic inputs with utmost level of clarity so that your confusion will be sorted out. उम्मीद है आप इस सत्र को पसंद कर रहे हो। ठीक, तो लेजिस्लेचर और स्टेट मीन्स लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत को करने से पहले बस छोटी सी सूचना आपके साथ साझा कर दें कि दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर हम यूपीपीसीएस के लिए एक फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, और ये फाउंडेशन कोर्स आपका प्री और मेंस एंटायर कंप्लीट गाइडेंस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। जो ऑफलाइन मोड है वो हमारे लखनऊ और प्रयागराज शाखाओं पर उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो हम ऑनलाइन मोड भी दे रहे हैं, और इस विशेष जो अवसर है इसका आप लाभ उठाएं, और क्लासरूम से लाइव आपको ऑनलाइन मोड मिलेगा। ऑफलाइन में कुल या और ऑनलाइन में जो भी रिकॉर्डेड मोड या ऑफलाइन का जो लाइव मोड होगा, उसमें कुल मिलाकर 600 घंटे की कक्षाएं होंगी। इन 600 घंटे की कक्षाओं के बाद इनकी जो कोर्स की वैधता होगी वो 3 वर्षों तक होगी। 3 वर्षों तक ये वैधता होगी, और साथ ही साथ आपको 2 वर्षों तक यूपीपीसीएस के लिए जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 8750187501। ठीक है, 8750187501, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी और ले सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। विजय पथ सीरीज में हम अभी फर्स्ट फेज में हैं। अभी तक हमने कुछ सत्र कर लिए हैं। उन सत्र में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनको कर लिया है।
फिर हमने अगले सत्र में इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात करी है। फिर हमने इसके नेक्स्ट सत्र में हमने बात करी है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। सो वी हैव कंप्लीटेड द 3 सेशंस ऑफ दिस UPPCS Vijaypur series phase 1. Today we are starting the 4th phase in which we will discuss the legislature, means the parliament and state legislature. Okay, तो हम आज जो बातचीत करेंगे, हमारी बातचीत होगी विधायिका पर। ठीक है, लेजिस्लेचर। तो हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार। So if we have 2 types of government, so definitely there will be 2 legislature as well. ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो भारत में द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है केंद्र पर, राज्य भी इसे अपना सकते हैं अगर वो चाहें तो हम इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं आज पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में हम बात करेंगे दोनों हाउसेस की, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। इसी तरह से विधानमंडल के बारे में बातचीत होगी। और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय प्रणाली है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद और विधान सभा, इन दोनों की बातचीत हम लोग करेंगे। अब लिखने में थोड़ा सा कम समय देते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश, यही उद्देश्य है इस फाउंडेशन कोर्स का। तो सारी चीज़ें आपको लिखी लिखाई स्लाइड पर दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। तो अब जरा सा बहुत जल्दी से कुछ हम अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो पार्लियामेंट कॉम्पोजिशन, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसका कॉम्पोजिशन है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो आर्टिकल नंबर 79 में दिया है द पार्लियामेंट इस कॉम्पोजिशन। एंड सिंस द इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल structure, so in Indian Parliament under Article 79 it is written that the Parliament includes the upper house Rajya Sabha, the lower house Lok Sabha, and President integral part of the Parliament. Now the question is, President is neither member of Lok Sabha nor of Rajya Sabha, then on what basis we are saying that the President is an integral part of Parliament? तो उसके लिए 2-3 चीजें जान लीजिए। पहला कि संसद का काम होता है अधिनियम बनाना, एक्ट बनाना, और उसके लिए पहले बिल आता है। तो संसद बिल पारित करती है और बिना राष्ट्रपति के सहमति अनुमोदन पर कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। सो until and unless the assent of president, means the president is included in this entire process, no bill becomes an act. This is the first reason. Second, आप जानते होंगे कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं, हर 5 वर्ष के पश्चात यह करेंगे, और यदि आवश्यकता हो तो उसके पहले भी ये हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है। ठीक, और तीसरा अनुच्छेद 85 अगर देखें तो आर्टिकल 85 में संसद के सत्र की बात करी गई। तो हु समन्स एंड प्रोरोग, सत्र बुलाना और सत्र की समाप्ति करना, इन दोनों का अधिकार माननीय राष्ट्रपति जी के पास है अनुच्छेद 85 में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो 79 में बात क्लियर हो गई कि 79 राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, कौन से आर्टिकल में कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करी गई है? आर्टिकल नंबर 80 में। तो कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करी गई है आर्टिकल 80 में। इसमें बताया गया है कि इसमें अधिकतम 245 सीटें होंगी। ठीक है, वर्तमान में इसमें 200 मतलब अधिकतम 250 होंगी, 245 वर्तमान में है। 233 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड। तो मैक्सिमम जो सीट्स होंगी वो 250 हो सकती हैं। अभी वर्तमान में कितनी सीट्स हैं? 245।
12 इसमें मनोनयन होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 80 में ही होगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। किस पृष्ठभूमि के लोगों को इसमें नॉमिनेट किया जाता है? सो एनी इंडिविजुअल फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड हैज डन कमेंडेबल जॉब, बहुत ही अति विशिष्ट योगदान या कार्य किया है, यदि उन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सोशल सर्विस, तो वहां पे इन पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है। विज्ञान, साहित्य, कला और सामाजिक सेवा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेल इसमें नहीं है। एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, इट इज नॉट ड्राइंग, इट इज आर्ट, इसमें आर्ट वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद बात है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की। तो अनुच्छेद 83 में ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करी गई है 83 के 2 में, कि लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा। इसके पूर्व भी यह विघटित हो सकती है यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो। ये विघटन कौन करेगा? इसी में राष्ट्रपति जी की बात कही जाती है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र की बात करी गई है, इसकी डिटेल और आगे होगा। 87 ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति को किन 2 अवसरों पर यह विशेष अधिकार है कि वह संसद के विशेष सत्र को संबोधन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है। अंडर आर्टिकल 87 द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू स्पेशल एड्रेस द पार्लियामेंट, so he can address or special address the parliament. He can have a special address to the parliament in on 2 occasions. First, पहला ओकेजन यह है कि जब ही कभी लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो लोकसभा के इलेक्शन के पश्चात जो नई लोकसभा की गठन होगा, उस गठन के पश्चात जो संसद की पहली बैठक होगी, दैट विल बी एड्रेस्ड स्पेशली बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा, प्रत्येक नए वर्ष में नए सत्र का पहला दिन, तो प्रत्येक नए वर्ष में का नया सत्र बजट सत्र होगा, तो आमतौर पर इन जनरल इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द बजट सेशन। ये आर्टिकल 87 में बात बताई गई है। ध्यान आपको रखना है कि 89 में सभापति और उपसभापति के इलेक्शंस की बात करी गई है। इसी तरह से 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की बात करी गई है। दोस्तों ध्यान आपको देना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 93 में ये नहीं लिखा गया है कि स्पीकर का इलेक्शन होगा। ठीक है, लिखा होता है स्पीकर का चयन होगा, चूजन। ठीक, चूजन बाय, हाँ, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउसेस लोकसभा, उसमें ये व्यवस्था है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद में अगर हम देखें 93 में, उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें चूजन, ठीक है, चयन शब्द का प्रयोग किया गया। चूजन की हिंदी चयन भी हो सकती है, तो चूज, ठीक है, ये होगा, निर्वाचित शब्द नहीं है उसमें अनुच्छेद 93 में। और एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के स्पीकर शपथ लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर की वही शपथ है जो वो ले चुके होते हैं ऑलरेडी। शपथ होती नहीं लोकसभा के स्पीकर की अलग से। देयर इज नो सेपरेट ओथ फॉर द स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट इज ऑलरेडी व्हाट ही हैज टेकन ओथ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, जो कि अनुसूची 3 में दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि लोकसभा के स्पीकर की शपथ कहाँ है, कहीं नहीं है, कोई शपथ नहीं होती है इनकी अलग से। ठीक, क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी आर्टिकल नंबर 84 में बताया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो यदि लोकसभा के हैं तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की। राज्यसभा में 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रमुख शर्तें हैं। इसके अलावा कुछ और शर्तें हैं जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। ठीक है, वोटिंग के बारे में, कभी संसद में मतदान होगा तो ये कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 100 में इसकी बात करी गई है। ध्यान आपको देना है यहाँ पर, अनुच्छेद 100 में ये बताया गया है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट कास्ट देयर वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पहले बार में वोट नहीं कर पाएंगे। वोट कब कर सकते हैं? वेन एवर देयर विल बी एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन, जब मत विभाजन में बराबरी आ जाए तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ दैट बिल। ठीक है, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट, डिसाइडिंग वोट, ये करने के लिए लोकसभा के स्पीकर
लोकसभा में, राज्यसभा के सभापति राज्यसभा में स्वतंत्र है। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद 100 में। इसको कहते हैं कास्टिंग या डिसाइडिंग वोट। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आज के दौर में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी इंपॉर्टेंट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 में। ठीक है, इस पर हम डिस्कशन अलग से करेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पावर्स एंड प्रिविलेज, तो संसदीय विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो संसदीय विशेषाधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 105 में। इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है धन विधेयक, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो धन विधेयक दिया गया है अनुच्छेद नंबर 110 में। लेकिन धन विधेयक की शर्तें दी गई हैं 109 में, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110 में। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 110 एंड what will be the preconditions of money bill that has been given in article number 109। इससे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग, कौन से आर्टिकल में है? तो ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 111 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 111 वो तो वीटो है। यहाँ पर हम बात कर लें अगर बजट, आपने सुना होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 112 में। तो राष्ट्रपति संघ सरकार के संदर्भ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो राष्ट्रपति ने उनके बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस की बात करी गई है आर्टिकल नंबर 123, जिसको हमने पिछले सत्र में जब राष्ट्रपति के बारे में बता रहे थे तो वहां उस सत्र में आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल ऑर्डिनेंस आर्टिकल्स एंड द रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस व्हेन द प्रेसिडेंट कैन इशू दैट ऑर्डिनेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब जो हमने वहां स्लाइड में पढ़ा है उसी को अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ी सी बात बताई गई है। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है, लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या है? तो द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा इट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 80 and the composition of Lok Sabha given in article number 81। तो राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 250। अभी कितने हैं? 245। 12 मेंबर्स कहाँ से होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। कहाँ से होते हैं मैंने आपको बताई है, फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इन 4 क्षेत्रों से नॉमिनेशन होता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यसभा के बारे में एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था शुरुआत से ही बनाई गई है कि 6 साल का कार्यकाल 1/3 सदस्यों का हर दूसरे साल में पूरा होता है। और इसीलिए कहा जाता है 1/3 मेंबर्स इन राज्यसभा कंप्लीट्स द टेन्योर, ओके राइट, इन एवरी 2 years। ठीक, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दिस इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 89 एज वेल। तो आर्टिकल नंबर 64 में बात बताई गई है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें जानना है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरह की कुछ बातें लोकसभा के लिए करी गई हैं। तो कॉम्पोजिशन कितना है? आर्टिकल नंबर 81 में दिया है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ अभी की जो स्ट्रेंथ है वो 543 है। ध्यान रखना है ये पहले स्ट्रेंथ थी कितने, टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो तो थी 552। अब 552 में 550 इनका क्या होता था या हो सकता है इलेक्शन। ठीक है, बचे कितने? 2। इनका क्या होना था? नॉमिनेशन। ठीक, तो ये कौन होते थे? एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय। लेकिन ये आंग्ल भारतीय का जो रिजर्वेशन था इसको एंड कर दिया गया। ठीक, तो आंग्ल भारतीय का रिजर्वेशन एंड कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ध्यान रखिए कहीं कहीं 20 लिखा है, वो 20 में लागू हुआ, पास हुआ 2019 में। तो इलेक्शन कितने पर होगा?
550 मनोनयन वाली व्यवस्था खत्म हो गई। तो 550 अभी जो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ वर्तमान में है, उस 550 में से कितना है अभी 543। तो 543 सीटों पर निर्वाचन होता है। 7 सीटों पर निर्वाचन क्यों नहीं होता है? हमारी व्यवस्था में 2019 के पहले लोकसभा के पास टोटल 545 सीटें थी जिस पर इलेक्शन हो सकता था। सॉरी 543 थे, अब 543 अभी मतलब टोटल तो वैसे थे 550, इस पर इलेक्शन होता था। इलेक्शन कितने पे होता था? इलेक्शन होता था 7 सीटें कम 543 पर, अभी भी 543 पर होता है। यूनियन टेरिटरीज को हमारे संविधान में अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में पार्लियामेंट को सीटें जो लोकसभा में अवेलेबल है, ठीक है, मीन्स इन लोकसभा देर आर टोटल 550 सीट्स, अगर नॉमिनेशन हटाते, अब नहीं है वो। इस 550 में 543 पर इलेक्शन हो रहा है। तो 550 था कैसे? 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। तो 530 अभी भी स्टेट से आ रहे हैं। 20 यूनियन टेरिटरीज को दिया जा सकता था, लेकिन दिया कितना गया उनको? 13 ही टोटल, अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम अलग मान लें, ठीक है। लेकिन दिया जा सकता था 20, दिया गया कितना? 13। तो कितने का गैप है? 7 का। तो यहां भी देखेंगे तो 543 और 550 में कितने का गैप है? 7 का। तो वो यही गैप है। At some places you will find that some people say that it is because some territory it is illegally occupied in by Pakistan, POJ, Pakistan occupied illegal occupation of Jammu and Kashmir। वो नहीं है। विधानसभा के लिए सीटें आरक्षित हैं, उसके कारण लोकसभा में सीटें आरक्षित उसके कारण नहीं है, ठीक है। टेन्योर कितना होता है? ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। टेन्योर कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन ये 5 वर्ष निश्चित नहीं है। अगर स्थितियां कुछ ऐसी हो जाए तो ये 5 वर्ष के पहले भी, ठीक है, डिसॉल्व हो सकता है। स्पीकर इसको प्रिसाइड करते हैं। ध्यान आपको देना है लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा। आर्टिकल 75 के 3 में बताया गया है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद होगी वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। ओके, so the union council of ministers shall be collectively responsible to the house of people। this is the basis of the parliamentary democracy in India। तो आपको ध्यान ये रखना है इस आर्टिकल को, ठीक। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। पावर्स क्या है? अब एक्सक्लूसिव पावर्स राज्यसभा की क्या है और एक्सक्लूसिव पावर्स लोकसभा की क्या है, ये कंपैरिजन देख लेते हैं। तो आपके प्री में इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इसकी सहायता से कुछ आप लिख पाएंगे। यूपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो 2018 में और 2024 में, ठीक, या 25 में शायद मेंस में क्वेश्चन आ चुका है राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास 3 स्पेशल पावर्स है, 2 की चर्चा यहां पर की गई, एक मैं अलग से लिख दूंगा। तो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या है? आर्टिकल 249 है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक। आमतौर पर हम ये जानते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट के 61 विषयों पर नियम कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज इन जनरल व्हाट वी बिलीव्स। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि इन राज्य सूची के विषयों पर संसद भी नियम बना सकती है। ध्यान रखिए, संसद ही नहीं कह रहा हूं मैं, संसद भी कह रहा हूं। मीन्स ये एकदम नहीं है कि अगर कभी संसद इस पर विधि बनाएगी तो राज्य विधानमंडल विधि नहीं बनाएगा। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर regarding concepts। So under Article 249 it is given that if in national interest Rajya Sabha passes a resolution, okay, with a special majority 2/3 present and voting, then on that resolution the parliament can make law on a state list subject। ठीक है, उसी स्थिति में पार्लियामेंट ये लॉ बना सकती है। ये स्पेशल पावर्स है किसकी? राज्यसभा की। इसी तरीके से एक और पावर है राज्यसभा की, आर्टिकल नंबर 312 में, क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये यूपीपीसीएस में कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखना है, क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ये पार्लियामेंट करती है, राज्यसभा नहीं करती। लेकिन पार्लियामेंट ऐसा कर कब पाएगी? जब राज्यसभा इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास कर देगी। तो दोनों काम 249 और 312 ये दोनों संसद ही करेगी, बट द पार्लियामेंट ओनली कैन इनिशिएट सच एन एक्ट after a resolution passed to that effect by the Rajya Sabha। They cannot do on their own, they cannot initiate, means Lok Sabha cannot initiate,
until and unless this Rajya Sabha has passed a resolution. एक और इसमें से स्पेशल पावर्स है, अगर कभी उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आई तो अनुच्छेद 67 के 2 में आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के हटाने की बात अगर आएगी कभी तो उपराष्ट्रपति को हटाते हैं, उसके लिए एक प्रस्ताव आता है पहले कहां पर, राज्यसभा में। उस प्रस्ताव को इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करते हैं, प्रभावी बहुमत से पास करते हैं, और उसके बाद अगर वो वहां से पास हो जाता है तब वो लोकसभा में आता है और साधारण बहुमत से लोकसभा से पास कर देती है, तब भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से बर्खास्त हो जाते हैं। तो ध्यान आपको देना है, 3 पावर्स हैं राज्यसभा की स्पेशल, 67 स्पेसिफिकली क्लॉज 2, देन आर्टिकल 249 एंड 312, दीज आर द 3 स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक, इनिशिएटिव इस पर राज्यसभा का होगा। इसी तरह से लोकसभा की कुछ स्पेशल पावर्स जान लेते हैं। तो एक तो बहुत फेमस है ये मनी बिल, आर्टिकल 110, मनी बिल की जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 में क्या बताया गया है कि मनी बिल के लिए 2 प्री कंडीशंस होंगे। पहला प्री कंडीशन ये होगा कि ये केवल और केवल लोकसभा में आ सकता है। दूसरा प्री कंडीशन क्या है कि लोकसभा में लाने से पहले इस मनी बिल, धन विधेयक को राष्ट्रपति से पूछकर लाना पड़ेगा। ठीक, ये मनी बिल को लेकर 2 प्री कंडीशन है। ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 109 है, आर्टिकल नंबर 110 नहीं है। आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है कि मनी बिल क्या हो सकता है। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि फिर मनी बिल पर राज्यसभा को पावर्स क्या है। राज्यसभा neither can reject the money bill nor can amend the money bill. So then what Rajya Sabha exactly can do over money bill? So Rajya Sabha can only suggest some recommendation they can give, and the recommendations given suggested by the Rajya Sabha, it may or may not be accepted by the Lok Sabha. Then you might have another question, then for what purpose and reason the money bill is going to Rajya Sabha. इसमें ये नहीं कहा गया है कि राज्यसभा या लोकसभा, सॉरी, इसमें ये नहीं कहा गया कि लोकसभा इस राज्यसभा के प्रस्ताव को रिजेक्ट ही कर देगी। कहा गया है कि मे नॉट, दोनों हो सकता है। अगर मान रहे हैं लोकसभा के लोग, मानना चाह रहे हैं, तो सिफारिश आनी तो चाहिए ना, तब तो मानेंगे। और सिफारिश देगा कौन, सुझाव देगा कौन, राज्यसभा। ठीक, तो इसीलिए राज्यसभा में ये धन विधेयक जाता है। बस अधिकार नहीं राज्यसभा को धन विधेयक पर बहुत अधिक, बस इतना ही अधिकार है कि दे कैन होल्ड अ मनी बिल फॉर मैक्सिमम 14 days. आफ्टर दिस 14 days the Rajya Sabha, if it is not passing that money bill or not reverting to the Lok Sabha with some recommendation, it will be deemed, assumed, मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इस धन विधेयक को पारित कर दिया है। ठीक है, तो राज्यसभा धन विधेयक को न तो रिजेक्ट कर सकती है, न तो उसको संशोधित कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। अब आप सोचेंगे ये क्यों है, क्यों? तो इसके पीछे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265, उसमें दिया है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सो लॉजिकली विच हाउस रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली? लोकसभा। टैक्सेशन की बात करी जाती है मनी बिल में, तो ये ऑब्वियसली नेचुरली राइट किसके पास होना चाहिए? लोकसभा के पास। इसीलिए आप देखेंगे मॉनेटरी मैटर्स पर, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स पर राज्यसभा डोंट हैव दैट मच ऑफ पावर्स। व्हाई? बिकॉज it do not represent the people of India directly. Rajya Sabha don't have that popular mandate, popular vote. The popular mandate and popular vote is confined with to the Lok Sabha. ठीक है। दूसरा स्पेशल पावर क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये केवल लोकसभा में आता है। ये अगर पारित हो जाता है तो पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होती है, लोकसभा टेम्परेरी हाउस होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते। ज्वाइंट सिटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बस ये जान लेते हैं कौन से आर्टिकल में, 108 में है, फिर कहां से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बुलाया जाता है ये? डेडलॉक, डेडलॉक यानी गतिरोध हो जाए,
कहाँ गतिरोध होगा? संसद के दोनों सदनों के मध्य, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किस पर गतिरोध हो सकता है? ऑब्वियसली बिल पर होगा। ठीक, तो यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह आभास हो कि गतिरोध हो चुका है और इस गतिरोध को अगर हमें दूर करना है, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है कि द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सेशन टू एंड दिस डेडलॉक। ठीक, अब इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, वो आपको जानना है। कभी भी ज्वाइंट सेशन होगा, उसका चेयरमैनशिप स्पीकर के पास होगा। नहीं स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन इसके कभी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। ध्यान रखना है कि धन विधेयक ये ज्वाइंट सेशन किस पर आता है और किस पर नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो ज्वाइंट सेशन होगा वो मनी बिल पर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनी बिल पर गतिरोध ही नहीं होगा। राज्यसभा को 14 दिन में पास करना, नहीं पास हुआ तो अपने आप मान लेंगे पास हुआ। और राज्यसभा ने जो रिकमेंडेशन दिया वो माने या ना माने लोकसभा पर निर्भर करता है, तो गतिरोध वहां होगा ही नहीं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कभी ये नहीं आएगा ज्वाइंट सेशन। क्यों? बिकॉज अंडर आर्टिकल 368 इट इज वेरी कैटेगरिकली स्पेसिफिकली रिटन दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल needed to be passed from both the houses separately। तो जब सेपरेटली लिख दिया गया है तो ज्वाइंट हो ही नहीं सकता ज्वाइंट सेशन। ठीक, तो आज तक 3 ज्वाइंट सेशन आए हैं 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पर, फिर आया है बैंकिंग सर्विसेज कमीशन एबोलिशन बिल 1977 एक्ट 78 में, फिर एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हुआ था, पोटा नाम सुना होगा आपने, तो पोटा पर भी 2002 में हुआ था। तो ये तीनों वर्ष के नाम आपको ध्यान रखना है एग्जैक्टली। ठीक है, ध्यान आपको रखना है कि फाइनेंशियल बिल एक होता है, मनी बिल के अलावा एक फाइनेंशियल बिल भी होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। फाइनेंशियल बिल पर ज्वाइंट सेशन हो सकता है। ठीक, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ, इन 3 चीजों पर ज्वाइंट सेशन हो सकता है। किस पर नहीं हो सकता? मनी बिल पर नहीं हो सकता, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जरा मनी बिल आर्टिकल 110। उसके बाद जो चीजें थी मैंने आपको सारे पिछले साइड में आपको बता ही दिए। ठीक, अब पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में कौन सा आर्टिकल है? तो 85 नंबर आर्टिकल है। 2 पार्लियामेंट के सेशन में कितने का गैप हो सकता है? मिनिमम मैक्सिमम 6 मंथ का, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 6 मंथ गैप। हमारे यहाँ अगर इस बेसिस पर देखें, in article 85 it is written there cannot be more than 6 month gap in between 2 sessions of the parliament। तो 2 सेशंस तो ऑब्वियसली होते हैं, बट इन इंडियन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन we generally have 3 sessions that start with budget session, then we have monsoon session and finally we have winter session। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो सबसे लंबा वाला सेशन होता है आमतौर पर, ठीक है, वो यही होता है लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन। ठीक है, क्योंकि बजट की प्रक्रिया है, वो पास होने में 75 वर्किंग डेज लग जाते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है उनके बेसिस पर। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, बिल्कुल है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, बिल्कुल नहीं कर सकती है। ज्वाइंट सिटिंग कैन बी कॉल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नो, मैंने बताया नहीं कर सकते। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं। राज्यसभा इज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट, नॉट क्रिएशन एग्जैक्टली, टू इनिशिएट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। ठीक, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बात कर लेते हैं। इसमें सारे आर्टिकल आपको ध्यान नहीं देना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आपको 3-4 आर्टिकल ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें जानना है कि राज्य विधानमंडल का संगठन, द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वही होगा जैसे वहां था, लोकसभा, वहां राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा था। तो यहाँ विधान परिषद होगा, राज्यपाल होगा और विधान सभा होगा। अगर मान लीजिए विधान परिषद नहीं है तो क्या होगा? गवर्नर और असेंबली। ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 168 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 169। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 169 ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अलग से देख लेते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, कि विधान
परिषद का गठन और विलोपन, द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन विच आर्टिकल इट इज गिवन, ये दिया हुआ आर्टिकल नंबर 169। ठीक, तो ये कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। क्रिएशन एंड एबोलिशन दोनों दिया, दोनों हो सकता है आर्टिकल 169 में। ठीक है, फिर एक बार ये पूछ लिया था कि ये करता कौन है, तो ऑब्वियसली ये पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट करेगी। ठीक, फिर पूछ लिया गया था कि पार्लियामेंट अगर करेगी ऐसा तो कौन सा बहुमत इसके लिए आवश्यक है। ध्यान रखना है, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है, साधारण बहुमत की आवश्यकता है, सिंपल मेजोरिटी। गॉट। तो 169 में बताया गया है। असेंबली के बारे में 170 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। 171 फिर वो काउंसिल की बात करी गई है, इसमें बताया गया है 171 में कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन संगठन, स्ट्रक्चर की बात बताई गई है। 169 में कॉम्पोजिशन की बात बताई गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल की 171 में। ठीक, तो कितनी सीटें हो सकती हैं, मैक्सिमम हो सकती है 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिमम कितनी हो सकती हैं, मिनिमम 40 हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं जो कि सर्वाधिक हैं पूरे, और जो 5 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है उनमें। तो ध्यान रखना है। अभी ये भी है कि वहाँ 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 ये कैसे कैसे अलग अलग होता है। सेशंस ये नहीं जानना है, ड्यूरेशन ये कोई भी आर्टिकल आप याद करें, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, राज्य का मनी बिल, स्टेट मनी बिल, इन विच आर्टिकल इट इज गिवन, आर्टिकल नंबर 199। राज्यपाल इन विधेयकों को, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कौन से अनुच्छेद में वीटो वाली बात करी गई है, मैंने पिछले सेशन में बताया था, ये एसेंट टू द बिल ये बताया गया वहां पर आर्टिकल 200 में। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर के बारे में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पर विधान सभा, विधान परिषद दो अलग अलग है। विधानसभा में हमारे यहाँ सबसे अधिक सीटें हैं पूरे राज्य स्तर पर, मैक्सिमम। ध्यान, ये आगे वैसे स्लाइड में है, वही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में की फैक्ट्स क्या हैं, तो विधानसभा, विधानसभा में मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है, आर्टिकल नंबर 170 में बताया गया है, द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम और मिनिमम सीट्स की बताई गई है बात। मैक्सिमम कितनी सीट्स हो सकती हैं, 500, मिनिमम कितनी हो सकती है, 40, हालांकि कुछ इसमें अपवाद है। ठीक, सॉरी, मिनिमम होती है 60, कुछ अपवाद है, जैसे गोवा है, मिजोरम में 40 सीट्स है, सिक्किम में 32 सीट्स है, पुडुचेरी में 30 सीट्स है, ये 60 वाले लॉ पे एक्सेप्शन है। अब प्रेजेंट स्ट्रेंथ यूपी की कितनी है, 403, टेन्योर कितना है, जैसे लोकसभा का सारा कुछ उसी तरीके से डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। अब आते हैं विधान परिषद के ऊपर। के नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ, मिनिमम मैंने बताया 40 है, ये बताया गया है कहाँ पर, आर्टिकल 171। ठीक है, परमानेंट हाउस से टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स का, 1/2, sorry, 1/3 members of the council retires in every 2 years। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि वो जो 100 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, या 100% मान लें कहीं, तो वहाँ कैसे इलेक्शन होगा या कैसे वो कॉम्पोजिशन होगा, कहाँ से सीटें भरी जाएंगी, किस तरीके से भरी जाएंगी, ये 1-2 बार एग्जाम में आया हो दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। MLA ये वोटर होंगे 1/3 पर, लोकल बॉडीज ये वोटर होंगे 1/3 पर। ठीक है, फिर कौन होंगे, 1/12, 1/12 ये ग्रेजुएट्स, और इस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो टीचर्स होंगे, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, उनको जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 1/6। तो 1/6 सीट पर क्या होता है, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो याद करिए आप आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा, नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, यहाँ है आर्टिकल नंबर 171, नॉमिनेशन बाय द गवर्नर। अब गवर्नर किस बेसिस पर नॉमिनेट करते हैं, जो वहां 4 बेसिस था, साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, वही 4 बेसिस यहाँ भी होगा,
एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर अगला जो बेसिस आ जाएगा वो होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन। तो प्रेसिडेंट राज्यसभा 4, गवर्नर विधान परिषद 5, साहित्य कला विज्ञान सामाजिक सेवा दोनों में कॉमन है, विधान परिषद वाले में एक एक्स्ट्रा आ गया गवर्नर के पास, सहकारिता आंदोलन। ये ध्यान रखना है आपको, वही यहाँ पर बातें बताई गई। तो 1/3 MLA इलेक्ट, 1/3 मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, 1/12, 1/12 ये ग्रेजुएट और ये टीचर्स, जो 1/6 बचा है ये गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आर्टिकल 169 में क्रिएशन एंड एबोलिशन, ठीक है, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो स्टेट पार्लियामेंट में क्रिएट एबोलिशन, में क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, फिर लिखा है कि कब करेगी? इफ स्टेट असेंबली, ध्यान रखना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, असेंबली है। स्टेट असेंबली पासेज द रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है, नॉट मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस या मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि विधानसभा बिल को, उस रेजोल्यूशन को पारित करेगी, तब जाके संसद करेगी। तो विधान यानी राज्य स्तर पर यह विशेष बहुमत चाहिए, और केंद्र स्तर यानी संघ पर यानी संसद के स्तर पर यहाँ साधारण बहुमत की आवश्यकता है। मनी बिल आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन आर्टिकल 199, तो जैसे वहां पर तो मनी बिल था 109 में, सेम यहाँ पर भी है। जैसे राज्यसभा को लिमिटेड पावर थी, यहाँ भी राज्यसभा को लिमिटेड पावर, विधान परिषद को लिमिटेड पावर्स है। ठीक, गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो गवर्नर समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। ठीक है, विशेष सत्र को संबोधित कर सकते हैं, और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर निर्णय लेते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये राज्य विधेयक जाता कैसे है? उसके लिए रिजर्वेशन बाय द गवर्नर, ये 4th वीटो है। तो गवर्नर कैन रिजर्व स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इस पर विचार करेंगे, और वही राष्ट्रपति महोदय 201 में करते हैं। ठीक, तो 111 वीटो शक्ति राष्ट्रपति की, संसद और राष्ट्रपति 111, 200 विधानमंडल राज्यपाल। ठीक, लेकिन राज्य विधान मंडल के बिल और राष्ट्रपति के बीच का कम्युनिकेशन 201 है। 111, 200 एंड 201 ये तीनों अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं जो करंट अफेयर्स की कुछ डिबेट्स हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, उसमें चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसमें क्या जोड़ा गया? 330A और अनुच्छेद 332A, यह लोकसभा में और यह विधानसभा में महिलाओं के लिए विमेन रिजर्वेशन की बात करता है। विमेन रिजर्वेशन 1/3 एटलीस्ट विमेन रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया। अभी लोकसभा में इसके लिए एक आया था 131st अमेंडमेंट बिल आया था, वो पारित नहीं हो पाया था। क्यों? डिलिमिटेशन का कुछ डिबेट था। ठीक, तो आवश्यक बहुमत इस विधेयक को नहीं मिला, तो पारित नहीं हो पाया। ध्यान देना है कि डिलिमिटेशन कौन से आर्टिकल में है। तो डिलिमिटेशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है लोकसभा के लिए? 82, और आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा के लिए बात बताई गई है। तो आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन लोकसभा में, और आर्टिकल 170 विधानसभा के लिए डिलिमिटेशन की बात करता है। ठीक है, जो लास्ट जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 2001 सेंसस की बेसिस पर हुआ था। उसके बाद 2002 में एक जस्टिस कुलदीप सिंह कमेटी बनी थी, उस रिकमेंडेशन पर ही सीटों की संख्या वही रखी गई थी,
क्योंकि वह 2026 तक बढ़ाई नहीं जा सकती थी 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। केवल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और SC/ST रिजर्वेशन को उसमें अमेंड करा गया था। जिस पर गतिरोध नहीं था उसको कर दिया गया, जिस पर गतिरोध था बना हुआ है उसको छोड़ दिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन ये डिबेट है कि एक साइमल्टेनियस पोल कंडक्ट कराएंगे सभी विधानसभाओं की और लोकसभा की एक साथ, ताकि इससे जो इलेक्शन में समय और पैसे की थोड़ी सी जो ऐसा सरकार को लगता है कि थोड़ा सा जो इस पर अनायास खर्च हो रहा है या टाइम मैनेजमेंट को करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना, तो इससे शायद सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि अनावश्यक समय और बार बार इलेक्शन कराने से जो पैसे का वेस्टेज होता है वो हम बचा सके। उसके लिए एक प्रस्तावना है कि एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, ठीक है। तो डिजाइन आप जानते हो, लोकसभा का कितना कैपेसिटी है दिया हुआ, राज्यसभा की कितनी कैपेसिटी है दिया गया है, ज्वाइंट सीटिंग कितनी हो सकती है वो भी बताया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये आजकल बहुत चर्चा में है। आपने सुना होगा कि पिछले कुछ 1-1.5 महीने पहले राघव चड्ढा जी और 6 और सांसद यानी आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने अपनी पार्टी से अलग जाकर अब बीजेपी में मर्जर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से भी आपने सुना होगा हाल फिलहाल में कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में से 20 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने एक न्यू सिटीजन्स पार्टी जो करके है उसमें उन्होंने अपना एक भागीदारी कर ली है और एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बस एक चीज क्लियर कर दें कि हमारे यहाँ कोई एंटी डिफेक्शन जैसा कुछ था नहीं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल 10, और ये जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक। इसमें हमारे डिस्कशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पैरा 3 और पैरा 4। पैरा 3 में कहा गया था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 संसद सदस्य या विधान मंडल सदस्य अगर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं वाई में, ठीक है, अगर इनका नंबर 1/3 से अधिक है, मोर देन 1/3, मोर देन 1/3, तो ये जो जा रहे हैं पैरा 3 के अंतर्गत वो सही है, ठीक है। So in Schedule 10, Anti-Defection Law, which was not in original Constitution, added later, 52nd Constitution Amendment Act 1985. In that act, Para 3 and Para 4 are very important. Para 3 में बताया गया था कि अगर स्प्लिट अकेले होगा, इंडिविजुअल लेवल पर होगा तो नहीं लीगल होगा, वैलिड होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी पार्टी में 15 सदस्य हैं, MP या MLA पार्टी के सदस्यों की बात यानी कि MP MLA की बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर इसमें से किसी दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि वाई में जाना चाह रहे हैं, तो जाने का नंबर कितना होना चाहिए, 1/3 कितना हो जाएगा, 5 और प्लस चले जाए, वैलिड होगा, ठीक। तो ये क्या था, जस्ट टू चेक दैट इंडिविजुअल स्प्लिट और स्प्लिट एंड टू मेंटेन द पार्टी डिसिप्लिन एंड ऑल्सो नॉट टू चीज द वोटर्स, ठीक है। लेकिन बाद में जो लोग अभी एकल जाते थे अब लोग उस समूह बनाकर जाने लगे क्योंकि 1/3 को ही बाईपास करना था। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला दिया गया, और इस 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये कर दिया गया कि अब ये 1/3 को बढ़ा दिया गया, एंड दिस 1/3 वाज विच वाज अर्लियर 1/3, इसको रेज करके क्या कर दिया गया, 2/3। तो यानी 2/3 से अधिक होंगे तब ये माना जाएगा। और ये 2/3 से अधिक होने को पैरा 4 में क्या बताया गया है, इसको
बाद में इसको हटा दिया गया, पैरा 3 अब नहीं है हमारे उस एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो पैरा 4 मर्जर की बात करता है, ठीक। तो पैरा 4 मर्जर की बात करता है और पैरा 3 किसकी बात करता था? विकेट स्प्लिट की बात करता था। तो स्प्लिट अब नहीं है, ठीक, कि आप 1/3 या 2/3 जितने भी आप अलग हो जाएंगे, नहीं, मर्जर है। अब यही मेन समस्या है कि क्या ये उस सांसदों का मर्जर है, उन लोगों का मर्जर है जो संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य हैं, या पूरी पार्टी का मर्जर है? क्योंकि पैरा 4 में पार्टी मर्जर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो क्या ये 7 लोग जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, these 7 people or the TMC member parliament, these 20 people, are they representing the entire party? तो इस बात को लेकर ही कभी कभी बहुत बहस चलती है। इसीलिए आप देखेंगे ये लगता बहुत आसान है, लेकिन इस पर निर्णय बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये इस पर एक अलग चर्चा रहती है, ठीक है। तो पैरा 3 अब नहीं है, पैरा 4 है। स्प्लिट इज नो मोर बट मर्जर इज। अब मर्जर क्या पार्टी, पूरी पार्टी का मर्जर हो रहा है 2/3 का, या केवल 2/3 सांसदों का? लेजिस्लेटिव ग्रुप का मर्जर है ये, या पार्टी का मर्जर है? क्योंकि पार्टी के मर्जर को वैलिड माना गया है, लेजिस्लेटिव ग्रुप के मर्जर को वैलिड नहीं माना गया। अब क्वेश्चन यही है कि क्या ये 7 लोग आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा आम आदमी पार्टी के, या वो जो टीएमसी से गए हैं एनडीए के पक्ष में लोग, क्या वो पूरी तरह से पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस पर एक अलग बहस हो सकती है, ठीक है। अब इसमें कुछ आप देखें तो कुछ क्विक रिवीजन वन लाइनर जो हमने कुछ पिछले स्लाइड्स में बताया है, ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस अगर यहाँ से आएंगे तो आपको यहाँ से आपको इसकी असिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक। अब आते हैं जल्दी से कुछ बातचीत कर लेते हैं क्वेश्चंस पर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 0 hour इज इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, तो फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन नहीं होता, क्वेश्चन आवर होता है ये। व्हेन प्रिविलेज मोशन आर एक्सेप्टेड, ये प्रिविलेज मोशन की बात होती है। आवर बिफोर द क्वेश्चन आवर, बिफोर द क्वेश्चन आवर नहीं होता है, जस्ट फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। तो ये कौन सा आंसर हो गया? डी। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का अनुमोदन प्रावधान करता है? बिल्कुल नहीं करता। यह अनुच्छेद 108 में दिया है, 109 में धन विधेयक की प्रस्तुतिकरण की शर्तें बताई गई है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया? ना तो 1 ना तो 2, दोनों नहीं सही है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफी बेनिफिशियल लग रहा है, लाभप्रद लग रहा है, और निश्चित तौर पर हम अपने इस डिस्कशन से या इन डिस्कशन से हम सभी लोग जितने भी फैकल्टी मेंबर्स, एक्सपर्ट्स लोग हैं, आपके यूपीपीसीएस की ये आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए, उसमें कुछ सहयोग देने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम निश्चित तौर पर सफल होंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर यदि आप दृष्टि आई इसमें अपनी पीसीएस की परीक्षा को लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो 87501 इन नंबर पर कॉल करके आप डिटेल्स कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में हमारी क्लासेस संचालित होते हैं। तो अगर आप चाहें जिसमें आप सुविधा महसूस करें उसमें आप ये ले सकते हैं। प्रयागराज और लखनऊ दोनों ही शाखाओं पर ये क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको 600 का कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर प्लान आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल, सारी फैसिलिटीज, 3 इयर्स की कोर्स वैलिडिटी होगी। साथ ही साथ आपको 2 साल की उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की जो होगी उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।